नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो परस्पर समान होते हैं, परंतु उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें से जो ये वाला समस्थानिक है, इसका नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, ताकि हम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करा सकें और वहाँ से जो है उसका हम विद्युत उत्पादन में उपयोग करते हैं, ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो 1H2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक हो गया आपका। तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? स्प्रिंग को जब हम संपीड़ित करते हैं तो उसके अंदर उसके विशेष स्थिति के कारण या अवस्था कह लीजिए, अवस्था के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा का संचय हो जाता है। और जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, दबा हुआ प्रेस किया हुआ स्प्रिंग उसको हम छोड़ते हैं तो वह गति करने लग जाता है, और उस गति के कारण जो उसमें होती है गतिज ऊर्जा आ जाती है, और यह गतिज ऊर्जा उसके स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से आता है। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा और दूसरा हो गया आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सीधा सा मतलब होता है किसी वस्तु विशेष की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा का उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। 12mv² इसका सूत्र होता है। और स्थितिज ऊर्जा आपकी जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब हम किसी पिंड को हाइट पर लेके जाते हैं, ऊंचाई पर लेके जाते हैं, तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता उसमें आ जाती है, उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा जो है कार्य का ही दूसरा रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। अभी हमने आपको बताया कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के ही प्रतिरूप है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा से आती है और ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। ऊर्जा कोई भी हो, चाहे नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, ऊर्जा का मान मात्रक हमेशा जूल ही होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा। तो गतिज ऊर्जा ई है, इसका मतलब हो गया कि 12mv। मान लेते हैं कि उसका वेग भी है, यहाँ पर आपको वेग दिया नहीं है, हम मान लेते हैं। तो ये तो हो गया उसकी गतिज ऊर्जा E बराबर 12mv²। अब पूछा है उसका संवेग कितना होगा, तो संवेग का मान कितना होता है? mv होता है, ये होता है संवेग, इसको हम p से लिखते हैं। तो संवेग के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हाफ हो गया, यहाँ पर हम इसको 4 कर लेते हैं और ऊपर हमारा हो जाएगा 2। वापस से आपको ये मिल जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो m है आपका, एक m से नीचे और एक m से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये m² हो जाएगा और v² आपका पहले से है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, m को हमने ये ऐसे लिख लिया यहाँ पे, और ये v² आपका ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ऊपर आपका हो गया 2mv,
या आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम 1/2 ही रहने देते हैं। ऊपर हो जाएगा mv का होल स्क्वायर और नीचे आपका हो गया m। तो mv मतलब p हो गया आपका संवेग जो निकालना है हमें, इसको हम p लिख लेते हैं। तो ऊपर हो गया आपका p स्क्वायर और नीचे हो गया आपका 2m। ये किसके बराबर है? e के बराबर है। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा? ये 2m e से होगा मल्टीप्लाई और फिर बाद में जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया? अंडर रूट 2me। ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा होती है, या ऊर्जा से हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। कार्य करने की दर कहलाती है। दर का सीधा सा मतलब होता है, जब भी आपको दर बोला जाए ना, उसका मतलब हो गया समय। तो कार्य करने की दर यानी कार्य बटे समय, और यही है, इसी को बोलते हैं शक्ति, सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य, इसको हम ऐसे लिखते हैं, शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, इसका मात्रक देख लीजिए। तो कार्य का मतलब हो गया यहाँ पे जूल और नीचे हो गया आपका सेकंड, यानी शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं वाट। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को हम बोलते हैं वाट। अभी आगे इसका हमें उपयोग करना है ऊर्जा वाले, जहाँ पर हमें घर में कितनी ऊर्जा हमने खपत की बिजली से, किलोवाट घंटा में हम लोग निकालते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम संक्षिप्त में केवल U भी लिखते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए यहाँ पे कि एक U बराबर, तो ये भी आपका किसके बराबर होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये वोल्ट। ये जो है किसी भी तत्व के परमाणु भार की इकाई है। परमाणु भार की इकाई है, याद रखिएगा इसको आप, परमाणु भार की इकाई है। तो एक AMU यानी एक एटॉमिक मास यूनिट या एक U का जो मान होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया हाफ mv²। इसमें जो है 0.1% की वृद्धि हुई है, तो आपको बताना है उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। संवेग का मतलब हो गया m/v में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अगर आपको ध्यान होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले P = हमने आपको लिख कर दिखाया था √2me। ये हमारा संवेग, ये हमारा ऊर्जा। पिंड का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाएं, चाहे आप पृथ्वी पर रहें। दो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √e, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P = e⁻1/2। लाग ले लेते हैं दोनों तरफ का, तो ये हो गया आपका लाग P, इधर आपका हो जाएगा 1/2 लाग e। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर गतिज ऊर्जा में यानी E में 0.1% की वृद्धि हो रही है, तो P में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पर देखिए 1/2 है लाग E का, तो आप सीधे सीधे 0.1% का 1/2 कर दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको? 0.05%। यहाँ पर A हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके अलावा हमने करंट अफेयर्स, GK GS, मैथ्स और साइंस के लिए लेक्चर्स वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे वीडियो का लिंक हमने डाल रखा है, या फिर आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे उत्तर प्रदेश जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के नाम से,
वहाँ पर भी आपको सारा वीडियो मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट वाला वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। एक बल्ब है 100 वाट और 200 वोल्ट, यानी उसकी पावर 100 वाट है और उसका वोल्टेज जो है 200 है। उसको एक 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा है कि समांतर में या फिर श्रेणी क्रम में। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये श्रेणी क्रम में है। क्यों? श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज घटता जाता है। जो पहले होता है उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा 200 वोल्ट, इसका वोल्टेज हो जाएगा 160 वोल्ट। 100 वाट ये दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों की जो क्षमता है 100 वाट ही होगी। माफ़ी चाहूँगा, पहले का हमें क्षमता दिया है, दूसरे का क्षमता पूछ रहा है, माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि इसका जब यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया तो इसकी क्षमता भी कम होगी, यानी कम प्रकाश देगा हमें। क्षमता का मतलब है कितना प्रकाश देगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से मान लीजिए कि ये दोनों जो बल्ब हैं समान प्रकार के हैं, यानी दोनों का जो प्रतिरोध होगा इसको आप मान लीजिए समान प्रकार का। तो यहाँ पर एक सूत्र हम अप्लाई करेंगे, P = V²/R। तो पहले वाले के लिए P कितना है, 200 वाट है, V कितना है, 200 वोल्ट है। तो 200 × 200 कर दीजिए यहाँ पर, नीचे हमारा हो जाएगा R। कुछ गलत हुआ ना, यहाँ पे 100 वाट है, अब ठीक है। तो यहाँ से हमें R कितना मिल जाएगा, R जब यहाँ से हल करेंगे ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा 400। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बल्ब के लिए शक्ति का मान निकालेंगे उसी फार्मूले से फिर से। तो P = V²/R, दूसरे वाले बल्ब की बात की जा रही है P2 के लिए। तो V मतलब है 160, तो V² का मतलब हो गया 160 × 160। R हमने अभी निकाला तो R हमारा यहाँ पे 400 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल आउट, ये आपका 4 चौको 16 और इस 4 का 16 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 वाट आएगा। वाट को हम W भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा A हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपको P का एक सूत्र ये भी याद रखना है, I²R। तो यहाँ पे आपको I तो दिया नहीं है, V और हम R निकाल सकते हैं। R दोनों में कॉमन, R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको देखना भी है कौन सा डेटा आपको दिया है प्रश्न में, उसी के हिसाब से आपको फार्मूला का यूज करना है। अगर यहीं पर आपसे हीट ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा की बात कर ली जाए तो बस यहाँ पे क्या करते हैं, T से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और उस तरह से अगर आइडियली अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको डेटा जिस प्रकार से दिया होगा उसी प्रकार से आपको फार्मूले का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा की मात्रक से संबंधित है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है SI सिस्टम में या MKS सिस्टम। एक आपका है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक होता है अर्घ, और 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, यानी 10⁻7 अर्घ होगा तो 1 जूल के बराबर होगा। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होती है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। विद्युत सेल की बात कर लें तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत जो बल्ब होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत बल्ब। और इसके अलावा जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है चुंबकीय ऊर्जा को, तो वही मतलब आप समझ लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस तरह से ये प्लेट होती है फोटो इलेक्ट्रिक की, यहाँ पर जब प्रकाश पड़ता है
तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसका आविष्कार आइंस्टीन ने किया था और उसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया था। हालांकि इसके अलावा उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, E=mc², ये सभी भी दिए थे। एक पांचवा जो है पदार्थ की स्थिति, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो भी उन्होंने खोजा था बोस के साथ मिलकर के। चौथी स्थिति क्या है आप लोग बताइए, कौन सी स्थिति है, कमेंट करके बताइए। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, 490 जूल गतिज ऊर्जा इसके पास है, इतने ऊर्जा के साथ इसको ऊपर फेंका जाता है। वह ऊंचाई बताइए जहां पर पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की यानी 490 की जस्ट आधी हो जाएगी। हमें पता है कि हमेशा जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है हर स्थिति में, हर पॉइंट पर। तो जब प्रारंभ में आप फेंकेंगे उस समय पिंड हमारा विरामावस्था में है और सतह पर है पृथ्वी के, तो वहाँ पर हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा हमारे लिए 0 हो जाएगी पिंड के लिए, और गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 490 जूल है। फिर हम जब इसको फेंक रहे हैं कुछ ऊंचाई पर जाने के पश्चात क्या होगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी और बिल्कुल अंतिम ऊंचाई पर जहाँ पर पिंड का वेग 0 हो जाएगा, जहाँ से पिंड वापस लौटना प्रारंभ करेगा, वहाँ पर कुल गतिज ऊर्जा कुल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और वहाँ पर कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आइडियली जो है वहाँ पे 490 जूल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। हालांकि कुछ ऊर्जा का क्षय भी होता है, हवा का घर्षण है, तो हम आदर्श रूप में मान सकते हैं उस चीज़ को। तो अभी हमें पता नहीं किस ऊंचाई पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आधी होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर उसी ऊंचाई पर बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा आधी हो गई, तो उस ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आप लोग बताइए, कितनी हो जाएगी, mgh। यम का मतलब हो गया 2 किलोग्राम आपको दे रखा है। जी का मान अगर ना दिया हो तो हम कितना लेके चलेंगे, 9.8, अगर दिया होगा तो वही मान लिखेंगे। और एच हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा, हल करने पे 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, 1 9 और 2 पचे 10। इसको लेके आएंगे इस साइड में, 490 में से घटाएंगे 245, तो आपको मिलेगा 245। और इधर हो गया हमारा 2 × 9.8 × h, हमें चाहिए h यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 245 में डिवाइड हो जाएगा 2/9.8। इसको जब हम हल कर लेंगे तो कुछ हल करने पे हमारा जो मान आएगा 12.5 मीटर, 12.5 मीटर, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12.5 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा प्रश्न बहुत सारे हैं, तो हम कोशिश करेंगे 2-3 वीडियोज में एक टॉपिक के सारे प्रश्न हल हो जाएं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे जब चलेंगे इसमें। अभी आपका ये जो है ध्वनि है, स्थिर विद्युत, इसके अलावा ऊर्जा का टॉपिक है। जब आगे चलेंगे इसमें हम लोग, तो इसमें आगे प्रकाश के प्रश्न कराएंगे हम लोग, प्रकाश यंत्र हैं उनके प्रश्न कराएंगे हम लोग, कैडिलोस्कोप है, पेरिस्कोप है, बहुत सारे हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग। तो 1000 वाट का एक हीटर है, प्रतिदिन जो है उसको 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो ऊर्जा की खपत हम लोग यूनिट में मेजर करते हैं, और यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। तो हम यहाँ पे इसी तरह से करेंगे, किलोवाट घंटा हमें यहाँ पर दिया गया है 1000 वाट, 1000 वाट दिया है, इसको हम बदल लेंगे किलोवाट में। तो क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, ये किलोवाट हमारा हो गया। घंटा का मतलब हो गया 90 मिनट में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसमें 60 से भाग दे देंगे। अभी ये घंटा में परिवर्तित हो गया, तो हमने कितने दिन यूज करा है, इस तरह से कितने दिन हमने उपयोग किया है, उस पूरे दिनों की ऊर्जा खपत करने के लिए क्या करना होगा, हमें उतने दिनों से भी गुणा करना पड़ेगा इसमें।
तो हम 30 दिन से गुणा कर देंगे। ये हमारी ऊर्जा एक दिन की हो रही है ना, ये एक दिन की ऊर्जा हमारी हो रही है, उसमें हम जितने दिन के लिए पूछा जा रहा है उतने दिनों से गुणा कर देंगे। तो ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 0 कट गया, यहाँ पे 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 2 से कटेंगे इसको तो 2, 15 दूना 30 होता है। फिर इस 15 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फाइनली कितना मिलेगा हमें 45 किलोवाट घंटा या फिर 45 यूनिट, 45 यूनिट। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आपको इसी तरह से हल करने होंगे। आपको कोई भी डाउट लगे प्रश्नों में आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वहीं पर रिप्लाई करने के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उन्हें इंक्लूड करूंगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विद्युत बल्ब के लिए, जनरेटर के लिए, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए। तो विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें आवेश होते हैं, आवेश का संचय होता है, तो विद्युत सेल में ऊर्जा एकत्रित होती है। फिर बाद में उसी हम विद्युत सेल में संचित जो ऊर्जा होती है हमारी आवेश के रूप में, उसका हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में उसका हम उपयोग करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है विद्युत सेल के माध्यम से। विद्युत सेल दो तरह के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक जैसे लेक्लांसे, डेनियल। द्वितीय में अगर देखेंगे तो नेफे सेल हो गया। इसके अलावा सीसा संचायक सेल, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बैटरी बोल देते हैं, तो इसको भी आप जानते रहिए। यदि किसी वस्तु का संवेग, देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी बहुत मुश्किल है अंदाज़ा लगा पाना अभी से। और अगर पेपर अगर आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा तो आप लोग कम से कम 115 120 के ऊपर का लक्ष्य बना करके चलें। पेपर का लेवल अगर बहुत हार्ड रहा तो 115 120 में काम बन सकता है। हालांकि 90 97 का जो कट ऑफ है वो कम नहीं है, फिर भी नेगेटिव मार्किंग न रहते हुए और वैकेंसीज बहुत कम होने की वजह से मुझे लग रहा है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना आप लोग अच्छे से सटीकता से तैयारी कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से वही सूत्र, P = √2 इंटू द्रव्यमान इंटू ऊर्जा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए, संवेग आपको परिवर्तित नहीं करना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, P² = 2me। यहाँ तक ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा को आधा करना पड़ेगा। इसको हमें परिवर्तित नहीं होने देना है, ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई मतलब है नहीं। अगर इसको हम दोगुना करेंगे 2m करेंगे तो हमें यहाँ पर एनर्जी में क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा ताकि वापस से हमें वही मिल जाए। ये मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे तो हमने डायरेक्टली बता दिया आपको, अगर फार्मूला याद है तो। अगर नहीं याद है तो फिर आप ऐसे करिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। या फिर यहीं पर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे इसको इस तरह से, हाफ हो गया यहाँ पे, द्रव्यमान को हमने कर लिया यहाँ पे 2m, तो हमें यहाँ पर उसका जो वेग होगा उसको आधा करना पड़ेगा। अगर हम वेग आधा करते हैं तो ये हल करने में कितना आएगा आपका फाइनली, ½ mv²/2। इस तरह से आप पूरा हल करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 1 4 से 2 कट जाएगा, फाइनली ऊपर आप ½ mv² रखते हुए नीचे आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा हमारी ऐसे भी आधी हो जा रही है, यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं, या फिर हमने आपको जैसे बताया ये सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसे कर लीजिए। इसको हमें अपरिवर्तित रखना है तो ये मान फिक्स रहना चाहिए। अगर ये दुगुना होगा तो ये आधा कर देंगे, सो दैट ये फिर से वापस हमको इतना मिल जाए। और आज के सेशन का ये हमने आखिरी प्रश्न रखा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत आसान है, डायनामो या फिर इसी को हम बोलते हैं जनरेटर।
और जनरेटर हमारा किस टाइप का होता है? एसी जनरेटर होता है, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करने वाला जनरेटर होता है। माइक्रोफोन में बताइए इसमें क्या करते हैं? इसमें हमारी जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत सिग्नलों में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो परिवर्तन से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाकी जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी आप ज़रूर देखते चले अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से हम लोग डेली करेंगे, मैथ्स के भी, साइंस के भी, पेपर 1 के लिए भी। बाकी जो एसएसटी वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी पेपर 1 का जो हम जीके जीएस करंट अफेयर कराएंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोग जितना हो सके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।